लोग मैथ पेडागोजी के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक्स को करेंगे। चाहे आप किसी भी टेट एग्जाम्स की यानी टीचिंग एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हों, साथ ही बीएड और डीएलएड कोर्स के लिए भी यह टॉपिक सब अनिवार्य है। इसमें हम लोग इस वीडियो पार्ट में जो है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम में गणित का स्थान, करिकुलम यानी पाठ्यचर्या में, एनसीएफ 2005 द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथ्स टीचिंग, एनसीएफ 2005 के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्या है गणित शिक्षण का उसको जानेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में जानेंगे और कम्युनिटी मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे। इन सभी टॉपिक्स की व्याख्या करेंगे। तो जब इन सभी टॉपिक्स की व्याख्या आप देख लेते हैं तो इनसे प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न आते हैं, यानी कि आपके यहाँ पे किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप क्यों ना कर रहे हो उसमें 1 से 2 मार्क्स के एक टॉपिक है। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 से 10 मार्क्स आपके यहाँ पक्के हो जाएंगे, 5 से 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, और जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, यानी जिस टॉपिक की व्याख्या या चर्चा करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति, गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। अतः गणित की शिक्षा देने से पहले यह जानना आवश्यक है कि गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाए तथा इसकी प्रकृति कैसी होती है। किसी भी चीज़ की नेचर होती है, प्रकृति होती है, तो उसी प्रकार सभी विषयों को भी प्रकृति होती है। तो गणित की प्रकृति के बारे में जानना है इस वीडियो में। गणित बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई है इसमें, जैसे गणित संगणनाओं का विज्ञान है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं ऐसे गणित की। कुछ लोग कहते हैं कि गणित जो है संगणनाओं का विज्ञान है, गणित मापन, दिशा एवं परिमाण का विज्ञान है। वास्तव में गणित का अर्थ उसके नाम में ही निहित है। गणित यानी गणना करना, अर्थात गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित गणना करना अर्थात गणित गणनाओं का क्या है, विज्ञान है। गणित विषय का आरंभ गिनती से होता है। गणित विषय का आरंभ कहाँ से होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। गणित विषय का आरंभ जो होता है वो कहाँ से होता है, गिनती से होता है। हम लोग कुछ डिफिनीशंस को देख लेते हैं हम। देखिए इसमें लॉक के अनुसार डिफिनीशन है। लॉक गणितज्ञ हैं। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। लॉक महोदय क्या कहते हैं, लॉक के अनुसार गणित की परिभाषा, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। तो इससे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आपसे, तो इससे प्रश्न जो होंगे वो होंगे कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। यह कथन किन का है निम्नलिखित में से, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे वहाँ, ठीक है। तो यह कथन किसके अनुसार होगा, लॉक, याद रखिएगा लॉक के अनुसार। नेक्स्ट मार्शल के अनुसार। मार्शल, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए मूर्त, अमूर्त तत्वों से मिलकर, मूर्त क्या होता है, मूर्त रूप में परिभाषित यानी कि जिसको हम लोग देख सके, छू सके, जो आप प्रत्यक्ष रूप में हो। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को 1/2 की अवधारणा देनी है, 1/2, तो एक कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक, एक कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए, बच्चे के हाथ में दे दीजिए, बोलिए कि इसको बराबर बराबर 2 भागों में बांटो, यानी कि वो कागज़ के टुकड़े को 2 भागों में बांट देगा। जैसे भी बांटे वो बांटेगा 2 बराबर भागों में। कागज़ का ये टुकड़ा है तो ये मूर्त रूप हो गया किसी वस्तु का, ठीक है। इसको 2 भागों में, बराबर भागों में वो बांटेगा, यानी कि
फोल्ड करके उसको फाड़ देगा, 2 भाग हो जाएंगे। तो 1/2 की अवधारणा दे देंगे मूर्त रूप में, ठीक। और मूर्त से अमूर्त की तरफ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अमूर्त और मूर्त की जब बात आती है, टैग वर्ड याद रख लीजिएगा। तो ये मार्शल के अनुसार, मार्शल में मूर्त और अमूर्त, मार्शल के अनुसार जब भी क्वेश्चन में आए कि गणित अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, यह जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। यह कथन किनका है, यह परिभाषा किनकी है, ये गणित की परिभाषा है किनके द्वारा दी गई है, तो याद रखिएगा किनके द्वारा, मार्शल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे यानी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गणित की प्रकृति को जो है हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा गणित की प्रकृति को समझ सकते हैं। पहला बिंदु है गणित की ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित के ज्ञान का आधार क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। दूसरा, गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। इसके बाद 3 नंबर है गणित की अपनी भाषा होती है। भाषा का अर्थ गणितीय पद, यानी यहाँ गणित की भाषा कहने का अर्थ हुआ, गणित की अपनी भाषा कहने का अर्थ हुआ गणितीय पद से मतलब है उसका आशय क्या है, गणितीय भाषा का आशय यहाँ क्या है, मैथमेटिकल टर्म्स, ठीक है। गणितीय प्रत्यय, मैथमेटिकल कंसेप्ट, सूत्र यानी फार्मूला, और विभिन्न संकेत, सिद्धांत और संकेत जो कि विशेष प्रकार के होते हैं। गणित की ये सारे क्या हैं, भाषाएं हैं। तो याद रखिएगा इस टॉपिक को, इस पॉइंट को। नेक्स्ट, गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण है, यह तार्किक विचारों का विज्ञान है, ठीक है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। किसके अध्ययन से, तो गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट, गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित द्वारा जो ज्ञान का आधार निश्चित होता है उस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। यह है गणित की प्रकृति। और भी है, सबको देखेंगे समझेंगे, ठीक है। देखिए पे गणित के नियम, सिद्धांत व सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। गणित के नियम व सिद्धांत सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। कैसे, तो मान लीजिए कि 1 kg कोई भी वस्तु है, मान लीजिए 1 kg आपके पास लोहा का एक टुकड़ा है, तो उसको इंडिया में है, आप इंडिया से अमेरिका चले जाइए लेकर के, तो वहाँ उसका जो है वैल्यू, वजन चेंज तो होगा नहीं, 1 kg लोहा का टुकड़ा ही रहेगा, यानी कि समय कोई भी हो, स्थान कोई भी हो। आगे बढ़ते हैं। गणित का ज्ञान क्रमबद्ध, गणित का ज्ञान क्रमबद्ध, यथार्थ तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसके एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। यह है गणित की प्रकृति। फिर गणित की ज्ञान से बालकों में प्रश्नात्मक दृष्टिकोण का विश्वास होता है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होती है। गणित की प्रकृति है, यानी गणित से बच्चों में कौन सी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट, इसकी विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों से संभावित उत्तर निश्चित होते हैं। इनमें संदेह की संभावना नहीं रहती, एकदम निश्चित उत्तर होंगे किसी भी प्रश्न के, एक ही और निश्चित सॉल्यूशन हल होगा, उत्तर होगा। इसमें बालक को में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित होती है। तो इसमें हम लोगों ने जो है 12 जाना प्रकृति के बिंदु, ये 13 नंबर है। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है, ये भी गणित की प्रकृति है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपका गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम।
यहाँ पे गणित का पाठ्यचर्या में स्थान होनी चाहिए। ठीक है, करिकुलम को हम लोग पाठ्यचर्या ही कहते हैं, लेकिन पाठ्यचर्या शब्द जो आया ना, ये बहुत बाद में आया है। जैसे करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये सब जो आए हैं बाद की चीज़ें। करिकुलम शब्द का प्रयोग इसलिए इसको पाठ्यक्रम ही समझा जाता है। तो करिकुलम को पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या कह सकते हैं, लेकिन सिलेबस जो होता है ना, सिलेबस, ये इसको हम सिर्फ पाठ्यक्रम ही कह सकते हैं। इसका अर्थ सिर्फ पाठ्यक्रम ही होता है, लेकिन करिकुलम को पाठ्यचर्या भी कहा जाता है। तो इस पे जो है वीडियो करिकुलम एंड सिलेबस, यानी कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर का वीडियो आपको जो है मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी विषय का शिक्षा में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह विषय शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में कितना सहायता करता है। प्राचीन काल से ही गणित विषय शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायता करता रहा है। स्कूल में कोठारी आयोग ने उच्च माध्यमिक या 10वीं कक्षा तक के गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखने को कहा है। सामान्य शिक्षा के रूप में गणित को कक्षा 1 से 10 यानी कि 1 से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग गणित को 8वीं कक्षा के बाद वैकल्पिक विषय बनाने पर जोर देते हैं। इसके खिलाफ विभिन्न कारण दिए गए हैं। कारण देखते हैं। यह बहुत मुश्किल विषय है। इसे सीखने के लिए तेज वस्तु की आवश्यकता होती है, यानी कि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। तेज दिमाग की आवश्यकता होती है, वस्तु नहीं, तेज दिमाग की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट, हाई स्कूल में गणित में असफलताओं की संख्या अन्य विषयों की तुलना में अधिक है, इसलिए इसको 8 के बाद ऐच्छिक बना देना चाहिए। ठीक है, प्रति छात्र एक इंजीनियरिंग या टेक्नीशियन नहीं बन सकता, तो सभी के लिए गणित की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, गणित जो है क्या है, तर्क करने की क्षमता, क्रिएटिविटी विकसित करता है बच्चों में। अनिवार्य विषय बनाने के लिए बिंदु क्या है, तो गणित सभी विज्ञानों का आधार है। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं भौतिक, रसायन, भूगोल विज्ञान, भूज्ञान, जीव विज्ञान, ज्योतिष आदि महत्वपूर्ण विषय हैं जो गणित पर आधारित है। ज्योतिषी में देखते हैं कि जितने ग्रह नक्षत्र ही सब अंक पे आधारित होते हैं नहीं, और उसमें पूजा पाठ में भी जो है शेप बनाए जाते हैं बहुत सारे, कलश स्थापना में देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गणित एक सटीक विज्ञान है। गणित के अध्ययन से बालक में गणित के विज्ञान को सटीक रूप से स्वीकार करने का दृष्टिकोण विकसित होता है। जैसे 4 + 4 8, जो 7 या 3 नहीं हो सकता। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, 7 या 3 नहीं होगा। बच्चों में गणित अनुशासन संबंधी गुण या विशेषता का विकास करता है। गणित तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए एक बच्चे का तर्कसंगत सोचना पड़ता है, जिससे बच्चे के बौद्धिक विकास पर प्रभाव पड़ता है एवं उसकी मानसिक क्षमताओं का भी विकास गणित के द्वारा होता है। बच्चे गणित के अध्ययन से व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से, सही तरीके से काम करना सीख जाते हैं। गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण एवं नैतिकता के विकास में सहायक होता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल। गणित मानव जीवन से संबंधित दिनचर्या के कामों में, खरीद के लिए, बजट के लिए एवं प्रत्येक पहलू में गणित का उपयोग शामिल है। सुबह जगने के से लेकर सोने तक, खाने पीने, बाजार, हर जगह जो है गणित का उपयोग है। स्कूल में अन्य विषयों के लिए भी गणित का ज्ञान का उपयोग है, अर्थात आधुनिक युग में गणित का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है।
नेक्स्ट जो है गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित जो है मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देंगे, टॉपिक पे। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो पहला जो है उद्देश्य ध्यान दीजिएगा, गणित को बच्चे एक ऐसा विषय मानते हैं जिस पर भी बात कर सके आपस में, जिस पर चर्चा कर सकते हैं, जिस पर साथ साथ काम कर सकते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जिस पर बच्चे एक साथ बात कर सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं और साथ साथ काम कर सकते हैं। दूसरा, बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद उठाएं। गणित की बेहतर शिक्षा का हक हर बच्चे को है। तीसरा, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्र, यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। 4 नंबर, बच्चे सार्थक समस्या उठाएं, उन्हें हल करें। 5 नंबर उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा से बच्चों में तर्क करने, सोचने की, अमूर्त चिंतन की तथा समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार है। इससे भी प्रश्न आ सकते हैं, आ सकते नहीं, आते ही हैं। नेक्स्ट है पॉइंट आपके सामने है पे, बच्चे गणित की मूल संरचना को समझे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति आदि। 7 नंबर, बच्चे गणित को आवश्यक दैनिक गणित से जोड़कर देखें। एनसीएफ 2005 गणित ऐसी पाठचर्या है, एनसीएफ 2005 कहता है कि गणित ऐसी पाठचर्या की मांग करता है जो महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके। नेक्स्ट, महत्वाकांक्षी इस अर्थ में कि उपरोक्त उच्च लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करें, ना कि केवल सीमित लक्ष्य की प्राप्ति का। 10 नंबर, सुसंगत होना चाहिए ताकि टुकड़े टुकड़े में उपलब्ध विभिन्न प्रणालियों और शिक्षा यानी अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित ऐसी क्षमता में ढल सके जो अन्य विषयों जैसे विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में भी मदद कर सकें। महत्वपूर्ण होना चाहिए ताकि विद्यार्थी यानी गणित महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ऐसी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता को महसूस करें और शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ऐसी समस्याओं को हल करने में जो समय व ऊर्जा लगाए उसे सदुपयोग माने, दुरुपयोग नहीं। फिर नेक्स्ट उद्देश्य है गणित शिक्षण का 2005 एनसीएफ 2005 का ये उद्देश्य है, सुझाव भी कर सकते हैं। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य गणितीयकरण अर्थात तार्किक व अमूर्त चिंतन तथा संख्यात्मक कौशल का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों को अधिक से अधिक गतिविधियों द्वारा गणित के सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान की जाए। इसके बाद है ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसको हिंदी में बुद्धिशीलता कहते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि बुद्धिशीलता, ब्रेन को झकझोर कर रख देना। देखिए गणित के ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके सॉल्यूशन के लिए ब्रेन को पूरा सोचने पे एकदम तर्क वितर्क उस पर मंथन करना पड़ता है, यानी कि दिमाग को झकझोर देता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग बुद्धिशीलता इम्पोर्टेंट है। कक्षा में ब्रेन स्टॉर्मिंग एक उपयोगी शिक्षण रणनीति है। यह शक्तिशाली रणनीति है जो विचार उत्पन्न करती है एवं समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करती है। वह किसी दिए गए विषय पर विचार उत्पन्न करने के लिए एक उत्कृष्ट शिक्षण विधि है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सोच कौशल को बढ़ावा देने में मदद करती है। जब छात्रों को अवधारणा से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है, अतः उनकी सोच कौशल का विकास किया जा रहा होता है। ठीक है, यह तकनीक बच्चों में रचनात्मक एवं संगठनात्मक
दोनों को प्रोत्साहित करती है तथा सभी बच्चों को स्वतंत्र रूप से दिए गए प्रश्न यानी विषय पर विचार करने को बोला जाता है। वाद विवाद आयोजित किया जाता है। जरूरी नहीं है जो विचार या समीक्षा बच्चे दे रहे हों वह सार्थक हो। अध्यापक विचारों को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। इस प्रकार से प्रश्न विचार विमर्श के माध्यम से हल हो जाते हैं। नेक्स्ट, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक उत्कृष्ट रणनीति है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, इसको समझ लेते हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सफलता को बढ़ावा देती है, इसलिए एक उत्कृष्ट रणनीति है। समावेशी कक्षा के लिए उपयोगी है। विफलताओं के डर को खत्म करती है। सभी छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका देती है। पूर्व ज्ञान को रिकॉल करने का मौका देती है। बिना डरे कोशिश करने का मौका देती है। गणित कौन? गणित की ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है छात्रों के मानसिक विकास में सहायता करती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के समय याद रखने वाली बातें। सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विचार व्यक्त करने का मौका दें। शिक्षक के लिए सभी विचारों को रिकॉर्ड करें। प्रस्तुत किए गए किसी भी विचार पर अपना मूल्यांकन व्यक्त ना करें। कोई गलत जवाब नहीं। इसमें छात्र किस विषय के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं इसका पता लगाकर इस रणनीति को छात्रों के माता पिता को प्रयोग करने के लिए भी बोला जाए। ठीक है, तो इसमें जो है अब नेक्स्ट है आपका पॉइंट कम्युनिटी का, यानी कि सामुदायिक गणित। कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या है? गणित महान सामाजिक महत्व का विषय है। यह हमारी सामाजिक संरचना की उचित संगठन और रख रखाव में मदद करता है। गणित महान सामाजिक महत्व का विषय है। यह हमारी सामाजिक संरचना की उचित संगठन या रख रखाव में मदद करता है। नेक्स्ट, सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि समाज में भी लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर करते हैं। गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा, अर्थात मानव का सामाजिक जीवन गणित पर निर्भर करता है। नेपोलियन ने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था, गणित की प्रगति और सुधार राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। नेपोलियन का कथन है कि गणित की प्रगति और सुधार राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ है, यानी कि देश की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। सामुदायिक जीवन में गणित के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। कहा जाए कि दैनिक जीवन में गणित का महत्व वही सामुदायिक जीवन में भी हो जाएगा। नैतिक मूल्यों का विकास करने में। नैतिक मूल्य का विकास गणित कैसे करता है? ध्यान दीजिएगा। गणित के नैतिक मूल्यों के महत्व को स्पष्ट करते हुए महान दार्शनिक डटन ने कहा, गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करती है। गणित का ज्ञान बच्चों के चारित्रिक एवं नैतिक विकास में सहायक होते हैं। गणित पढ़ने से बच्चे में स्वच्छता, समय की पाबंदी, ईमानदारी, न्यायप्रियता, सच्चाई, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, दूसरों की बातों को सुनना व सम्मान देना, धैर्य आदि गुणों का विकास होता है। इसके बाद दूसरा है आपका सांस्कृतिक मूल्यों का विकास। गणित से सांस्कृतिक मूल्यों का विकास भी होता है। डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल वैल्यू। तो प्रसिद्ध गणितज्ञ हांगवेन ने लिखा है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। प्रत्येक समाज व राष्ट्र की संस्कृति का अनुमान उस राष्ट्रीय समाज के वासियों के रीति रिवाज, खान पान, कलात्मक उन्नति, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आदि पहलुओं के द्वारा लगाया जा सकता है। गणित विषय को जो है
गणित विषय को सांस्कृतिक तथा सभ्यता का सृजन करना माना जाता है। छंद, अलंकार, संगीत के समान चित्रकला एवं मूर्तिकला आदि सभी अप्रत्यक्ष रूप से गणित की ज्ञान पर निर्भर है। देखिए चित्रकला, कला वाला में, संगीत में स्वर, ध्वनि, छंद, कितने अलंकार, नहीं ये सब गणित पे, चित्रकला में कोई भी जैसे ट्रायंगल है, सर्किल है, इस सब का प्रयोग किया जाता है किसी भी चित्र को बनाने के लिए। नहीं, नेक्स्ट, जीविकोपार्जन में ये मूल्यवान है। कहने का अर्थ है जीविकोपार्जन संबंधी मूल्यों का विकास करने में। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालकों को अपनी जीविका कमाने तथा रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाना भी है। अन्य देशों की अपेक्षा गणित इस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायता करता है। आज के वैज्ञानिक व तकनीकी समय में विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों तथा उपकरणों का प्रयोग सर्वव्यापी है, जिसकी आधारशिला कौन है? गणित है। जिसकी आधारशिला गणित है। इंजीनियर, टेक्नीशियन, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की गणित पर ही आधारित है। 4 नंबर, मनोवैज्ञानिक मूल्यों के विकास करने में। मनोवैज्ञानिक मूल्य, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल वैल्यू। गणित की शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरी हुई है, यानी कि दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। गणित का शिक्षण मनोवैज्ञानिक के विभिन्न नियमों का अनुसरण करता है। उदाहरण के लिए छात्र करके सीखना, यानी कि छात्र जो है इसमें करके सीखता है। अनु दुबे द्वारा सीखना, यहाँ पे जो है ना मिसप्रिंट है। क्या है? मिसप्रिंट है, यानी कि कहने का यहाँ पे हुआ सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म जो होता है ना वो वाला रहना चाहिए था, तो इसको छोड़िए। समस्या समाधान आदि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। गणित के द्वारा छात्रों में रचनात्मक वृत्तियाँ, तर्क शक्ति, जिज्ञासा आदि गुणों का विकास होता है। इसके बाद 5 नंबर है आपका समाज और गणित, सोसाइटी एंड मैथमेटिक्स। ध्यान दीजिएगा, हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी जीविका कमाता है तथा आय व्यय करता है, उसे किसी न किसी रूप में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। केवल इंजीनियर, उद्योगपति, डॉक्टर, गणित अध्यापक तथा व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों को ही नहीं, बल्कि समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति जैसे मजदूर, कुल्ली, रिक्शा चालक, सब्जी वाला, बढ़ई, सभी को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस संबंध में यंग महोदय का कथन है, क्या कहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लौह वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें, गणित ही सर्वोपरि है। यदि रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। यानी कि लौह वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें, गणित ही सर्वोपरि है। गणित को उन्होंने रीढ़ की हड्डी माना है। जैसे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है, उसको निकाल दिया जाए तो हम खड़ा नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार जितने भी लौह वाष्प विद्युत यानी जो भी है आपका, वो सब क्या होंगे, भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी है गणित, इनके अनुसार, यंग महोदय के अनुसार। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, वो सीटेट हो, टेट, रीट, यूपी टेट, ऑल टेट एग्जाम्स, एंड इसके साथ ही बीएड डीएलएड के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में जानेंगे, फिर इसके प्रकार को, उपचारात्मक शिक्षण को जानेंगे, गणित शिक्षण की समस्या को जानेंगे। यदि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जब भी मैं वीडियो कोई पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके सामने टॉपिक है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसा कि
एक डॉक्टर रोगी का उपचार करने से पहले उसकी बीमारी की प्रकृति, प्रकार तथा लक्षण का निदान करता है। ठीक उसी प्रकार गणित शिक्षक छात्रों को गणित के अध्ययन में क्या क्या कठिनाई है, वह कहाँ गलतियाँ करते हैं, किस प्रकार की गलती करते हैं तथा क्यों करते हैं आदि का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करता है। क्या समझें? तो जिस प्रकार एक डॉक्टर रोगी का उपचार करने से पहले उसकी बीमारी की प्रकृति, प्रकार, लक्षण आदि का पता लगाता है, उसका निदान करता है, ठीक उसी प्रकार गणित शिक्षक छात्रों को गणित के अध्ययन में कहाँ कहाँ कौन सी कठिनाइयाँ है, यानी कि क्या क्या कठिनाई है, वह कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, किस प्रकार की गलती करते हैं तथा क्यों कर रहे हैं आदि का पता लगाने के लिए जिस परीक्षण का प्रयोग करता है शिक्षक, उसको निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। निदान का अर्थ जान लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। निदान का अर्थ जानना या पता लगाना। शिक्षक पहले निदानात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कठिनाइयाँ यानी कठिनाइयों का निदान करते हैं। उसके बाद इनको अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण, पहले निदान करेंगे उसके बाद उसका उपचार करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण जिसको रिमेडियल टीचिंग कहते हैं, रिमेडियल टीचिंग का प्रयोग करते हैं। योकम व सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। उपचारात्मक शिक्षण जो है यह निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। अतः प्रभावी शिक्षण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निदानात्मक शिक्षण तथा उपचारात्मक शिक्षण बहुत जरूरी है, दोनों ही बहुत जरूरी है। तो नैदानिक परीक्षण में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो बिंदु हैं वो हैं, पहला बिंदु उन विद्यार्थियों को खोजना जिन्हें सहायता चाहिए, त्रुटियां कहाँ से हो रही है और त्रुटियां क्यों हो रही है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य विश्लेषण करना है, ना कि आकलन करना। निदानात्मक परीक्षण गुणात्मक होते हैं, ना कि मात्रात्मक। निदानात्मक परीक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। पहला शैक्षिक निदानात्मक परीक्षण, एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट। दूसरा होता है शारीरिक निदानात्मक परीक्षण, फिजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो पहला कौन है, शैक्षिक निदानात्मक परीक्षण, और दूसरा शारीरिक, याद रखिएगा। निदानात्मक शिक्षण में नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन डायग्नोस्टिक एजुकेशन। कहने का अर्थ हुआ निदानात्मक शिक्षण में नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य क्या है। तो निम्नलिखित उद्देश्य हैं, पहला है गणित संबंधी कमजोरियों एवं विशिष्टता का पता लगाना। दूसरा है पिछड़े बालकों की पहचान करना। और तीसरा गणित विषय की अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। चौथा उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। इसके बाद 5 नंबर देखिए, गणित के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना तथा बाल केंद्रित बनाना। गणित के पाठ्यक्रम को क्या करना है, बाल केंद्रित बनाना है, पाठ्यक्रम परिवर्तन ला करके। 6 नंबर बिंदु जो है, मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए मूल्यांकन पद्धतियों में परिवर्तन करना। 7 नंबर पॉइंट, छात्रों की कमियों एवं अच्छाइयों के आधार पर शैक्षिक निर्देशन देना, गाइडेंस तथा उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। उचित शिक्षण विधि जिसमें बच्चे आसानी से समझ सके। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे नैदानिक परीक्षण के चरण के बारे में, स्टेप्स ऑफ
डायग्नोस्टिक टेस्टिंग स्टेप क्या क्या हैं? तो शैक्षणिक निदान की मुख्य रूप से 5 चरण माने जाते हैं, जिनके आधार पर प्रक्रिया को बनाया जाता है। नैदानिक परीक्षण के 5 चरण हैं। पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा, यह पता करना कि वह कौन से छात्र हैं जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं, अर्थात समस्यात्मक बालक की पहचान करना। दूसरा, यह जानना कि बालक से त्रुटि कहाँ हो रही है। और तीसरा, कठिनाई या त्रुटि की प्रकृति को जानने के बाद यह जानना कि त्रुटियों के कारण क्या है। बच्चे में ध्यान न दिया हो, माने कि बच्चे ने ध्यान न दिया हो, अनियमित उपस्थिति, बीमारी, विषय की कठिनाई या समझ का स्तर, इन सब का पता लगाना है कठिनाई में। ये आ जाएंगे आपके कठिनाई या त्रुटि में 1, 2, 3, 4 और 5। 4 नंबर जो है आपका, कारण पता हो जाने के बाद उस पर विचार किया जाता है कि उपचार क्या किया जाए। उपचार समस्या की प्रकृति पर निर्भर करती है कि कैसी समस्या है उसकी, कैसी कैसी हो सकती है समस्या। तो बच्चे ने ध्यान न दिया हो, अनियमित यानी कि उपस्थिति जो है उसकी सही नहीं, अनुपस्थित रहता है ज़्यादा, या कोई बीमारी हो सकता है, या विषय की कठिनाई हो सकती है, समझ का स्तर। तो इसका जो प्रकृति है इसके आधार पर उपचार कर सकते हैं। उपचार देने के बाद ही यह क्रिया समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि यह समस्या उत्पन्न ही ना हो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आप टॉपिक जो है उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग क्या है। हम लोग मैथ पेडागोजी के अंतर्गत रेमेडियल टीचिंग के बारे में अब जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा एक शिक्षक अपने छात्रों के अधिगम संबंधी दोहे तथा कठिनाइयों, अधिगम संबंधी दोष हो गए यहाँ पे, ठीक है, अधिगम संबंधी दोष तथा कठिनाइयों को दूर करके उनकी गति के पद को प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार एक डॉक्टर व्यक्तियों के विभिन्न रोगों का उपचार करके उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार शिक्षक छात्रों को अधिगम संबंधी दोषों, यहाँ दोष होगा, दोषों एवं कठिनाइयों से मुक्त करके उनको ज्ञान अर्जन की उचित दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। योक्कम और सिम्पसन उपचारात्मक शिक्षण में इस विधि को खोजने का प्रयोग करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करता है। यानी उपचारात्मक शिक्षण जो है ऐसी विधि को खोजने का प्रयास करता है जिससे छात्रों को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता मिल सके। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत को। क्या? उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। पहला सिद्धांत है सुधारात्मक सामग्री को छात्र की कठिनाइयों को दूर करने के अनुसार डिजाइन करना चाहिए। इसके बाद दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण छात्रों की आयु, रुचि, योग्यता एवं अनुभवों के अनुकूल होनी चाहिए। किसके किसके? आयु के, रुचि के, योग्यता के एवं अनुभव के अनुकूल होनी चाहिए उपचारात्मक शिक्षण। 3 नंबर है अध्यापक को निदानात्मक परीक्षण के निर्माण में दक्ष होना चाहिए। ठीक, 4 नंबर देख लीजिए, उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि को बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। 5 नंबर प्रक्रिया के समय, निदानात्मक प्रक्रिया के समय छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहना चाहिए। छात्र को अपनी सफलता के संबंध में शीघ्र परिणाम मिलने चाहिए, यानी कि अपनी सफलता के संबंध में उन्हें तुरंत जल्दी ही रिजल्ट मिल जाने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य को। किसको?
उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स या एम ऑफ रिमीडियल टीचिंग। तो पहला है छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ, दोषों तथा त्रुटियों का अंत करना। ये उद्देश्य है किसका? उपचारात्मक शिक्षण का। उपचारात्मक शिक्षण का पहला उद्देश्य है छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ एवं दोषों तथा त्रुटियों का अंत करना, यानी त्रुटियों को दूर करना। छात्रों के अधिगम संबंधी दोष तथा त्रुटियों को इस प्रकार से दूर करना कि छात्र उन्हें भविष्य में पुनः न दोहराए। छात्रों की दोषपूर्ण आदतों एवं मनोवृत्ति को समाप्त करना। चौथा उद्देश्य है छात्र में उन आवश्यक आदतों को, संस्थाओं को दिखाना जो उनके द्वारा सीखी नहीं गई हो। इस पे भी जो है योकम व सिम्पसन का विचार है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सब प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों को शोध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। गणित में कमजोर छात्रों को आगे बैठाना चाहिए। दूसरा, कक्षा में उदाहरणों का चरण विषय वस्तु एवं कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों को कक्षा में तर्क तथा सोचने के अवसर देना चाहिए, यानी कि छात्रों को कक्षा में मौका मिलना चाहिए कि वो तर्क कर सकें और सोच सकें किसी भी टॉपिक पे। प्रत्येक छात्र के दोषों एवं प्रत्येक छात्र के दोषों एवं त्रुटियों, यहाँ पे दोनों जो है टाइपिंग में मिस्टेक है। प्रत्येक छात्र के दोषों एवं त्रुटियों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके उसे उनको दूर करने का उपाय बताना चाहिए। छात्रों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करके उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों को क्रियाशील रखने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। और नेक्स्ट, अभी कमज़ोर छात्रों यानी सभी कमज़ोर छात्रों को कक्षा के बाद आवश्यकता अनुसार परामर्श देकर गणित सीखने में सहायता करनी चाहिए। इसके बाद है समस्याओं को हल करते समय स्पष्ट तथा सरल भाषा का प्रयोग करनी चाहिए शिक्षक को। अंक गणित तथा बीज गणित के आधारभूत उप विषयों को पढ़ाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, समीकरण आदि। श्यामपट्ट पर लिखी हुई सामग्री व्यवस्थित, स्पष्ट एवं उपयोगी होनी चाहिए और कमज़ोर छात्रों को कक्षा में पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए। ऐसे छात्रों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए जो कमज़ोर हों। अब हम लोग जानेंगे गणित शिक्षण की समस्याओं के बारे में। आपका टॉपिक है गणित शिक्षण की समस्याएं। ध्यान दीजिएगा, अधिकांश विद्यार्थी गणित विषय में उतने निपुण नहीं हैं जितने कि उनसे आशा की जा सकती है, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण देखिए पे है प्राथमिक स्तर पर क्या होता है कि छात्रों के गणितीय नींव का कमज़ोर होना। प्राथमिक स्तर पर ही छात्रों के गणितीय नींव जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ये मुख्य कारण है, पहला कारण है। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह भी है कि छात्रों का प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण बहुत कमज़ोर रूप से होता है। गणित शिक्षण जो है कमज़ोर हो जाता है, जिस कारण माध्यमिक स्तर पर छात्र गणित शिक्षण को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तथा इसी कारण से गणित शिक्षण के प्रति उनकी रुचि कम हो जाती है और गणितीय भय भी उत्पन्न होता है। गणित शिक्षण की शिक्षण विधि, ये भी कारण है। गणित शिक्षक की शिक्षण विधि, तो शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से होता है। सभी छात्र एक ही विधि से नहीं सीख पाते। शिक्षण की विधि जितनी अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली होगी उतनी ही सीखने की प्रक्रिया सरल एवं लाभप्रद होगी। तो सभी विद्यार्थी जो होते हैं एक ही शिक्षण विधि से नहीं सीख पाते, तो सबके लिए जो है वैज्ञानिक
एवं प्रभावशाली विधि उपयोग में लानी चाहिए। बच्चों के लिए खेल विधि, बच्चों के लिए खेल विधि, करके सीखना विधि, निरीक्षण विधि, योजना विधि, खोज विधि आदि का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन शिक्षक छात्रों की रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा ना देकर पुरानी विधियों पर ही निर्भर रहते हैं। कौन विधि? पुरानी, तो रट लेना, रटंत विधि, ये सब का जो है प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये जितनी विधियाँ दिख रही है ये महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। तीसरा मुख्य कारण शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार छात्रों को सीखने को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। शिक्षक में एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण होने चाहिए, जैसे सहयोग, मृदुभाषी, संयम, शिक्षण कला में निपुण आदि, तभी छात्र सहज रूप से सब कुछ सीख सकेंगे। लेकिन यदि शिक्षक का व्यवहार अत्यंत कठोर हो तो छात्र उसकी कक्षा में पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। 4 नंबर, छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो देखिए, कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। गणित शिक्षण के लिए छात्रों का मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि बालक के ध्यान, रुचि, एकाग्रता जो है आदि पे प्रभाव पड़ता है। गणित शिक्षण का समय, यह समय भी प्रभावित करता है गणित शिक्षण को। यदि छात्र अधिक देर तक किसी क्रिया को करता रहता है तो वह थकान का अनुभव करने लगता है, जो सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। थक जाएगा तो बाधा होगा। विद्यालय में समय चक्र बनाते समय गणित जैसे कठिन विषय को पहले तथा सरल विषय को बाद में पढ़ाने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। ऐसे भी विद्यालय में पहले गणित विषय ही जो होता है रूटीन में रहता है। कक्षा की समय अवधि का ध्यान भी रखना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए कि बच्चे थक जाएं। इसके बाद 6 नंबर है अध्यापक का विषय के प्रति सही ज्ञान का होना। यदि किसी अध्यापक को अपने विषय की गहन जानकारी नहीं रहेगी तो वह छात्रों को बहुत कुछ नहीं दे सकेगा, यानी कि बहुत कुछ नहीं सिखा पाएगा। यदि अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तभी वह आत्मविश्वास के साथ छात्रों को नवीन ज्ञान देने में समर्थ होगा। व्यक्तिगत भेदों के ज्ञान की समस्या। प्रत्येक छात्र की बुद्धि लब्धि जो होती है, IQ, रुचि, योग्यता, क्षमता आदि अलग अलग होती है। एक कक्षा में अध्यापक को 3 प्रकार के छात्रों का सामना करना पड़ता है, एक मेधावी, दूसरा सामान्य, तीसरा पिछड़े हुए छात्र। अतः शिक्षक को सभी प्रकार के छात्रों की समस्या को समझने वाला तथा हल करने वाला होना चाहिए। ज़्यादातर शिक्षकों में यह गुण नहीं होता है, जिसके कारण गणित शिक्षण में दिक्कत हो जाती है बच्चों को गणित समझने में। 8 नंबर जो है अभ्यास के उचित विभाजन की व्यवस्था न होना। देखिए, कोई भी कौशल है, ठीक है, कोई भी स्किल डेवलप करना है आपको, तो उसमें अभ्यास बहुत ज़रूरी है, निरंतर अभ्यास होनी चाहिए। गणित भी एक ऐसा विषय है जिसमें निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। गणित शिक्षण जो है, गणित माने कि कहने का अर्थ अभ्यास गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। यदि गणित में अभ्यास नहीं तो गणित नहीं। अभ्यास उतना होना चाहिए जितना छात्र उसे बिना थकावट का अनुभव किए कर सके, तथा यह प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए, सतत निरंतर होनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक अभ्यास कराने से सीखने की क्षमता घट जाती है, तो इसका भी ध्यान रखना है। और हम लोग 9 नंबर देखेंगे पॉइंट, पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या। अब देखिए, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम की संरचना का बड़ा महत्व है। पाठ्यक्रम सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए तथा जीवन से संबंधित सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। लेकिन माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की संरचना का व्यवस्थित ना होना भी एक समस्या है। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम व्यवस्थित नहीं है, यानी कहने का अर्थ हुआ जो है कहीं किसी को भी उठा के पॉइंट को रख देना है। अब ये नहीं कि पहले आसान होनी चाहिए, कि सरल उसके बाद ना कठिन, तो स्टार्टिंग में ही कठिन चैप्टर रहते हैं पाठ्यक्रम में, स्टार्टिंग में ही जो है कठिन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ऐसे दिक्कत हो जाता है बच्चों को समझने में। 10 नंबर, गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण का ना होना। गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण भी होनी जरूरी है, जो है कि नहीं होती है। ध्यान दीजिए,
विद्यालय में गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण की समस्या आज गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या बन गई है। गणित शिक्षण के लिए गणित कक्षा, गणित प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा कक्षा कक्ष में प्रकाश आदि बहुत